गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडनेक्स। अभी तक हम सी प्रोग्रामिंग के बेसिक सीख चुके हैं, उसका सेटअप कैसे करना है वीएस कोड में वो भी सीख चुके हैं। आज से हम वीएस कोड में प्रैक्टिकल्स सी प्रोग्रामिंग के रिलेटेड देखेंगे, जिसके कॉन्सेप्ट भी आज हम सीखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी टू accomplish सी प्रोग्रामिंग। Let's start this slide. कंडीशनल स्टेटमेंट्स। कंडीशनल स्टेटमेंट्स कोई भी लैंग्वेजेस में, नॉट ओनली सी लैंग्वेज में बल्कि हर एक लैंग्वेज में यूज़ होती है, जिसमें हम कभी कभार कंडीशंस लगाते हैं। जैसे कि अगर ये होगा तो ये प्रिंट करना है, अगर दिस कंडीशन इज ट्रू देन वी शुड द कोड शुड प्रिंट दिस आउटपुट। दिस टाइप ऑफ these type of programs are related in conditional statements. So जैसे कि हमने सीखा इंट्रोडक्शन टू डिसीजन मेकिंग। हम कोई भी प्रोग्राम बना रहे जिसमें कंडीशनल स्टेटमेंट या कंडीशंस का यूज़ कर रहे हैं हम, तो उसमें कुछ चीज़ें हैं जो हमें अम, ध्यान में रखनी है। जैसे डिसीजन मेकिंग एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। अगर हम कोई कंडीशन को अ, अपने प्रोग्राम में रख रहे हैं, तो वो कंडीशन ट्रू हो तब हमें क्या प्रिंट करना है, और अगर वो कंडीशन फॉल्स हो तो हमारा कोड कैसे वर्क करेगा। वो सारी चीज़ें हमें पहले से डिज़ाइन करनी पड़ती है। या जैसे कि हम एल्गोरिदम लिखते हैं, सेम उसी तरह हमें पहले ही अपने कोड को डायरेक्ट हम कोडिंग नहीं स्टार्ट कर सकते हैं। हम पहले हमें उस कोड को समझना है, उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में क्या करना है, उसके रिलेटेड हमें क्या-क्या रिसोर्सेज़ चाहिए। क्या अगर कुछ चीज़ें प्रिंट करानी हो या कुछ चीज़ें यूज़र से इनपुट लेनी हो और उसे एनालाइज़ करना हो, कंडीशंस लगानी हो उसपे, तो वो कैसे वर्क करेगा, पहले उसे हम डिज़ाइन करेंगे, फिर उसके बाद हम उसे कोड में कन्वर्ट करेंगे अपने। तो इधर लिखा है मीनिंग डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर रिक्वायर द प्रोग्रामर टू स्पेसिफाई वन और मोर कंडीशन टू बी इवैल्यूएटेड और टेस्टेड बाय द प्रोग्राम। जैसे कि मैंने बोला कि हम जब भी कोड लिख रहे हैं तो हमें अगर हम कंडीशंस डाल रहे हैं तो वो इवैल्यूएट होगा या रन करेगा या नहीं करेगा, तो उसी चीज़ को टेस्ट करने के लिए हम प्रोग्राम्स लिखते हैं। इम्पोर्टेंस क्या-क्या है? अलाउ प्रोग्राम्स टू चूज़ डिफरेंट एग्जीक्यूशन पाथ। अलग-अलग पाथ, जैसे कि अगर एक कंडीशन ट्रू होगी तो पाथ अलग होगा, अगर वो कंडीशन फॉल्स होगी तो कुछ और पाथ होगा। फिर दूसरा है अनेबल कॉम्प्लेक्स लॉजिक लाइक वैलिडेशन एंड ब्रांचिंग। जैसे कि हमें कुछ डिज़ाइन करना हो जिसमें बहुत सी कंडीशन हो, तो उसे हम सिंपली पहले अपने एल्गोरिदम में डिज़ाइन करेंगे ताकि हमें पता चले, या ब्रांचेस बने कि अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस हमें क्या रिक्वायर्ड है, क्या प्रोग्राम जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो क्या कहना चाहता है। फिर नेक्स्ट है रियल वर्ल्ड टास्क डिपेंड ऑन इफ दिस देन दैट। जैसे कि हम भी सोचते हैं कि अगर हम ये करते तो ये होता, अगर हम पढ़ लेते तो एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आ जाते। तो इफ दिस देन दैट, ये ऐसी चीज़ों जहाँ पे हम अपने रियल लाइफ़ में यूज़ करते हैं, उसी को हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स के साथ रिलेट करते हैं। तो फिर नेक्स्ट है कंडीशनल स्टेटमेंट की कुछ टाइप्स है। जैसे कि फर्स्ट है सिंपल इफ एल्स, सिंपल इफ एल्स एंड इफ एल्स इफ लेटर। तो हम स्टार्टिंग में इफ एल्स से स्टार्ट करेंगे, फिर जिसमें हम सिर्फ कुछ प्रोग्राम्स देखेंगे जिसमें सिर्फ हम इफ का यूज़ कर रहे हो, इफ का यूज़ करें। फिर दूसरा आएगा जिसमें हम इफ एल्स का यूज़ करेंगे। फिर एल्स इफ यानी हमें 3-4 कंडीशंस हो हमारे पास,
तब हम एल्स इफ का यूज़ करेंगे। फिर मल्टी वे, नेक्स्ट है मल्टी वे, द स्विच केजेस स्टेटमेंट फॉर डिस्क्रीट वैल्यू। यानी कि हमें अगर नेस्टेड कुछ यूज़ करना हो कि अगर कोई कंडीशन है उसके अंदर भी कंडीशन है, तब हम मल्टी वे यूज़ करेंगे। शॉर्ट हैंड जो कि हम अभी नहीं यूज़ करेंगे, पर उसके बारे में जानेंगे ज़रूर कि बड़े-बड़े कंडीशंस को हम सिंपली टर्नरी ऑपरेटर से कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं या प्रोग्राम को अपने लिख सकते हैं। नेक्स्ट है सिंपल इफ। सिंपल इफ पहले हम इसकी वर्किंग को देख लेंगे, इसका सिंटैक्स को देख लेंगे, फिर हम इसे अपने रियल कोड में डिज़ाइन करेंगे। तो वर्किंग है, evaluate a block of code only if the specific condition is evaluated। तो हम देख लेंगे कि इसको इसका सिंटैक्स कैसे होता है। इफ कंडीशन, जो हमारी कंडीशन होगी वो हम इधर पुट करेंगे, फिर कर्ली ब्रैकेट कोड टू बी एग्जीक्यूटेड। जो हमारी कंडीशन है वो हम इधर लिखेंगे, पर हम उस कंडीशन को ट्रू होने पर हमें क्या मिलेगा या हमें क्या चाहिए वो हम कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे। तो इधर एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल है, इंटीजर एज। एज डिफाइन की है जहाँ पे एज की वैल्यू है 20। इफ एज इज ग्रेटर और इक्वल टू 18, अगर ये चेक कर रहा है कि अगर एज 18 या 18 से बड़ी है तो प्रिंट क्या करने का, एलिजिबल टू वोट। एक सिंपल एग्जांपल है। हम एक और हम कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे जिसमें इफ, सिंपल इफ का यूज हो रहा। लेट्स सी, हम अपने वीएस कोड को ओपन करेंगे जो कि हमने यहाँ से हम, तो हम लेट मी स्टार्ट फ्रॉम बिगनिंग। आप हैशटैग इंक्लूड स्टूडियो डॉट स्टूडियो एच। तो आप अगर बिगनर है तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप मैन्युअली कोड लिखें, ना कि किसी एआई या ऑनलाइन कंपाइलर्स की हेल्प लें। तो हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें हम चेक करेंगे कि कोई नंबर पॉजिटिव है या नहीं। पॉजिटिव है, इसीलिए हम यहाँ एक वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं, इंटीजर नंबर। और नंबर के हम कुछ वैल्यू दे देंगे, जैसे कि इक्वल टू 25। अब यहाँ पे हमारा डिफाइन हो गया कि नंबर जो वेरिएबल वो इंटीजर है और नंबर के अंदर है 25। इफ, आप कंडीशंस लिखेंगे, इफ नंबर is greater than 0, तो प्रिंट करना है हमें printf the number is positive। आप जब लिख रहे हैं तो सेमीकोलन का खास ध्यान रखना है, क्योंकि काफी टाइम होता है कि आप सेमीकोलन भूल जाते हैं, जिससे सिंटेक्स एरर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इधर हमने सेव किया है और हम रन करेंगे जीसी कंपाइलर। तो इधर हम रन करेंगे, रन कोड। तो इधर हमारा आ गया कि अगर 25 0 से बड़ा है तब प्रिंट होगा नंबर इज पॉजिटिव। तो इधर हमारा आउटपुट आ गया, द नंबर इज पॉजिटिव। तो सिंपल इफ में अगर हम यूज कर रहे हैं तो हम डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं। फिर सेकंड है हमारा, ये सिंपल इफ का फ्लो चार्ट है। स्टार्ट एट द डायमंड डिसीजन, if true execute statement block, if false skip to next statement। सिंपल इफ में एक ही कंडीशंस होती है कि
अगर ये ट्रू हुआ तो आपको आउटपुट मिलेगा, अगर नहीं हुआ तो आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। फिर नेक्स्ट है इफ एल्स। इफ एल्स तब यूज करते हैं हम जब हमें आउटपुट ट्रू होगा तब आउटपुट अलग चाहिए, और अगर फॉल्स होगा कंडीशन तब आउटपुट अलग चाहिए। तो नेक्स्ट है हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट हम तब यूज करेंगे जब हमें कोई कंडीशंस दी हो और उसके ट्रू होने पर हमें अलग आउटपुट चाहिए और उसके फॉल्स होने पे अलग अलग आउटपुट चाहिए, तब हम यूज करते हैं इफ एल्स। तो इसका इधर एग्जांपल है सिंपल सा, इवन ऑड। अगर जो नंबर है वो परसेंटेज डी, अब हम ध्यान देना कि आप हम डिवाइड नहीं यूज कर रहे, डिवाइड हमें देता है क्वोशिएंट देगा, जबकि परसेंटेज हम जब यूज करते हैं तो वो रिमाइंडर देता है, नंबर परसेंटेज इक्वल टू जीरो। अगर कोई भी नंबर लिया है हमने या यूजर से लिया है या फिर हम एस अपने हमने पहले से डिफाइन रखा है, वो नंबर नंबर अगर 2 से डिवाइड करने पर उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है तो वो प्रिंट होना चाहिए इवन, और अगर नहीं आ रहा है तो प्रिंट होना चाहिए ऑड। ऐसे 2 एग्जांपल हम कोड में भी देखते हैं, जैसे कि हमने इधर लिखा था इफ नंबर इज 25, तो प्रिंट होना चाहिए नंबर अगर 0 से बड़ा हुआ तो प्रिंट होना चाहिए पॉजिटिव। इसी में हम चेंज करते हैं, हम इधर लिख देते हैं 20, हमने 20 किया। इफ नंबर परसेंटेज परसेंटेज टू इक्वल टू 0। आप देख रहे हैं इधर सजेशन पहले से आ जा रहा है, पर आई होप कि आप लोग खुद मैन्युअली लिखे ताकि आपको द नंबर इज इवन प्रैक्टिस हो जाए, कि आप आगे चलकर भले कोई भी फील्ड में जाए आपको कोड लिखने, हर एक फील्ड में कोड लिखना तो पड़ेगा ही, इसीलिए अभी से प्रैक्टिस चालू हो जा कर देना है। द नंबर इज ऑड डॉट परसेंटेज। हाँ, ये है हमारा, हमें पता है 20 इवन है, पर हम कोड से चेक करेंगे कि 20 असल में इवन है या नहीं। तो देखो, ये परसेंटेज टू तुमने समझाया कि परसेंटेज इसलिए यूज करते हैं कि हमें रिमाइंडर चाहिए, तो इधर रन किया तो हमारा आंसर आया द नंबर इज इवन। अगर हम इसे ऑड नंबर रख दें, जैसे 13 कर दें, 13 के टाइम पे आना चाहिए ऑड। 1 सेकेंड, कुछ एरर है, तो हमने 13 लिखा था, हम रन करेंगे तो सॉरी डीबग में रन करना है हमें। हाँ, तो आगे इधर आउटपुट द नंबर इज ऑड। तो हमें पता चल गया कि इफ एल्स कैसे यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा, इसका एक वर्क फ्लो है कि अगर कंडीशन ट्रू होगी तो वो ये रूट फॉलो करेगा, अगर कंडीशन रॉन्ग होगी तो ये रूट फॉलो करेगा, और आखिर में जाके एंड होगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है इफ एल्स, एल्स इफ एल्स एल्स इफ हम तब एल्स इफ एरर तब यूज करते हैं जब हमें पास एक से ज्यादा कंडीशंस हो, तब हम यूज करेंगे एल्स इफ का। जैसे कि प्रैक्टिकल एग्जांपल है कि जैसे कि जब बच्चों के 90 प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो ग्रेड ए देना है, 80 प्लस आ रहे हैं, ए, हाँ 80 और 90 के बीच में आ रहे तब हमें बी ग्रेड देना है, और 70 से 80 तक आ रहे तब हमें प्रिंट करना है, प्रिंट करना है सी ग्रेड है। तो इसका एग्जांपल हम कोड में देख लेंगे। इधर हम मार्क्स डिफाइन करेंगे अब, इंटीजर मार्क्स मार्क्स हम इधर डायरेक्ट भी डिफाइन कर सकते हैं, मार्क्स इक्वल टू
इक्वल टू 85 इफ मार्क्स, देखो पहले से ही आ जा रहा है इधर, पर हम खुद टाइप करेंगे ताकि हमें प्रैक्टिस हो जाए। फिलहाल तो ये है कोड हमारा। अगर 90 से बड़ा हुआ, अगर 90 से 90 के इक्वल या 90 से बड़ा हुआ तब ग्रेड ए प्रिंट करना है। अगर 80 से बड़ा होगा तब ग्रेड 80 से बड़ा होगा तब हमें प्रिंट करना है बी ग्रेड। इसमें एक प्रॉब्लम है, अगर मैं बता सकूँ तो, जैसे कि हाँ, अगर देखो इधर 85 है, हमें पता है 85 जो है वो 80 से भी बड़ा है, 70 से भी बड़ा है, 65 से भी बड़ा है, 60 से बड़ा। तो ऐसी कंडीशंस ना अराइज हो, इसीलिए हम डिफाइन करेंगे कि अगर मार्क्स 90 और 100 से 90 और 90 से बड़े या 100 से छोटे हो, वैसे ही हम डिफाइन करेंगे कि 80 80 या 80 के बड़े हो पर 90 से छोटे हो। सेम इधर हम इधर डिफाइन करेंगे और इधर भी सेम। तो ये है हमारा। और यहाँ सी ग्रेड तब आएगा जब 70 से मार्क्स बड़े होंगे या इक्वल या पर 80 से छोटे होंगे। इधर हम डबल एंड का यूज़ कर रहे हैं जो हमने पहले ऑपरेटर्स में पढ़ चुका है। तो हम इधर रन करेंगे अपना कोड। देखो आ गया ना ग्रेड बी। हम 85 है, मतलब ये कंडीशंस ट्रू हो, सिर्फ ये कंडीशन ट्रू होगी क्योंकि 85 80 से बड़ा है और 90 से छोटा है। तो ये था हमारा इफ एल्स का, एल्स इफ का कोड। अब इसी में एक और इसी के अंदर हम पढ़ते हैं कि नेस्टेड इफ एल्स भी क्या होता है। तो अगर जैसे कि ग्रेड सिस्टम का ही दिया है, आई थिंक ये विजिबल नहीं है, तो मैं ये पीडीएफ वैसे भी टेलीग्राम पे अपलोड कर रहा हूँ, अपलोड करूँगा तो उसी में सेम वही है कि 80 से 85 टू 100 के बीच में तब डिस्टिंक्शन देना है, 60 टू 84 के बीच में तब फर्स्ट क्लास देना है, और 40 टू 59 के बीच में हो तब पास देना है, और 40 से बिलो हो तब फेल देना है। ये एलसिफ ग्रेड एलसिफ का यूज करके हमें बनाना है। हाँ, फिर नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। अगर हमें ये नेस्टेड इफ यानी इफ कंडीशंस, इफ जो इफ जब हम यूज कर रहे हैं, हम्म, कोई कंडीशन अराइज होने पर अगर उस कंडीशन के अंदर भी एक कंडीशन हो, मतलब दो कंडीशन हो, एक ही कंडीशन के अंदर दूसरी कंडीशन हो, तब हम हायरार्की मेथड यूज करते हैं, यानी कि नेस्टेड इफ मेथड यूज करते हैं। तो जैसे कि इधर एग्जांपल दिया है लार्जेस्ट ऑफ थ्री। अगर हमें तीन नंबर दिए तो हमें तीनों में से ग्रेटेस्ट कौन सा है वो निकालना है। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या रखेंगे कि ए बी से बड़ा है। अगर ए बी से बड़ा है तो ये दो कंडीशन लगेगी, ए सी से बड़ा है। अगर ए सी से भी बड़ा है तो ए लार्जेस्ट होगा, पर अगर एल्स एल्स में कौन सी कंडीशन आएगी जब सी ए से बड़ा होगा, यानी कि ए जो है वो सी से छोटा होगा। ये कंडीशन लेट मी लेजर पॉइंट। जैसे कि फर्स्ट कंडीशन ए बड़ा है बी, अगर तीन नंबर है हम एग्जांपल से समझें कि 4 है, 8 है और इधर है 11। अब ये कंडीशन, अगर हम ये कंडीशन यूज कर रहे हैं, अगर ए बी से बड़ा है, अगर हम इसे ए बी और इसको सी दे रहे हैं, ए बी से बड़ा है
नहीं, ईदर कंडीशन वो नहीं लगेगी, पर हम मान लेते हैं कि दूसरा एग्जांपल हो ए 1, 2 और 3, सॉरी इधर 4 लिख देते हैं। हाँ, तो फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ए है जो वो बी से बड़ा है, बी से बड़ा है बराबर, तब ये कंडीशन अप्लाई होगी, तब ये वाली कंडीशन अप्लाई होगी। अगर फिर नेक्स्ट कंडीशन क्या आएगी, ए को चेक करना है सी से, अगर ए जो है वो सी से बड़ा होगा तब ए लार्जेस्ट होगा, पर अगर सी जो है वो ए से बड़ा हो जाएगा तो सी लार्जेस्ट हो जाएगा। ऐसे ही हम नेक्स्ट जैसे कि इधर दिया है 4 जो है वो 3 से बड़ा है तो फर्स्ट कंडीशन ही ट्रू हो जाएगी, तो प्रिंट कर देगा कि ये इज लार्जेस्ट। बट अगर इधर 4 की जगह, अगर इधर 3 की जगह पे इधर 8 होता, तब ये कंडीशन हो जाती फॉल्स, तब ये कंडीशन फॉल्स हो जाती। तो इस इसको छोड़ के ये कंडीशन ये लूप में अपना प्रोग्राम आ जाता। तब जब सी जो जो कंडीशन दी है जो ए बड़ा है सी से, तो ये रॉन्ग हो जाता है। तब हम क्या देखते हैं कि सी प्रिंट होता है कि सी इज लार्जेस्ट। फिर नेक्स्ट क्या है, अगर ए जो है वो बी से बड़ा है, सेकेंड सेकेंड वाले का एग्जांपल, ये सर चलिए अच्छा, ए बी सी। अब सेकंड कंडीशन कब ट्रू होती है कि जब ए है जो बी से बड़ा नहीं है, इधर 2 है, ये 4 है और इधर है 9। तो एल्स कंडीशन में अगर आ, जो ए है बी से बड़ा नहीं होता, तब आ जाती अब हमारी कंडीशन ये, क्योंकि बी बड़ा हो जाता, बी ए से बड़ा हो जाता, तब हम चेक करते कि बी जो है वो सी से बड़ा है कि नहीं। अगर ये बी बड़ा होता सी से तो प्रिंट कर देते कि बी इज लार्जेस्ट, पर इधर अ, अगर पर ये है नहीं, तो अभी जो बी है वो सी से बड़ा हो गया है, तो वही कंडीशन इधर आ गई कि एल्स अगर बी सी से बड़ा नहीं है तब क्या हो जाएगा, सी बड़ा है, सी इज द लार्जेस्ट। तो ये है नेस्टेड इफ के नेस्टेड इफ का एक एग्जांपल। आगे बढ़ने से पहले इसका एक स्मॉल कोई एक नॉर्मल एग्जांपल ले लेते हैं। नेस्टेड इफ का इंटीजर, लेट्स ट्राई करते हैं। नेस्टेड इफ सीख लेते हैं। तो इसमें पहले हम एक नंबर डिफाइन करेंगे, नंबर माइन -15। हमने एक नंबर डिफाइन किया है जिसमें हमने -15 की वैल्यू रखी है। अब नेस्टेड इफ नंबर, इफ नंबर इफ नंबर ग्रेटर इक्वल टू 0 है, तब हम कुछ कंडीशंस लगाएंगे, जैसे कि इफ नंबर परसेंटेज टू, तो हम अगर 0 से बड़ा होगा और तब ये कंडीशंस लगेगी कि अगर जो भी इनपुट नंबर है, हमारा जो नंबर है वो अगर 0 से बड़ा होगा, तब ये 2 कंडीशंस लगेगी कि नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं है, और दूसरा अगर 2 से डिविजिबल नहीं है तब ये ऑड नंबर है। पर इधर इफ लगा और इधर हम एल्स लगाएंगे, एल्स एल्स अगर 0 से बड़ा नहीं है यानी कि नेगेटिव नंबर है, तब ये कंडीशंस अप्लाई होगी कि इफ नंबर परसेंटेज डी इज द नंबर, ये परसेंटेज ये बाद में हम डिस्कस करेंगे कि क्या होता है। तब तक के लिए सिर्फ आप आउटपुट पे ध्यान देना।
कि लॉजिक समझोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसको हम रन करते हैं। 1 सेकेंड। कोड। हाँ, तो जो नंबर परसेंटेज हमने इनपुट किया था -15 इज ए नेगेटिव और नंबर। ये एक नेगेटिव है नंबर भी है और एक और नंबर भी है। तो हमने प्रोग्राम में लिखा था कि जो हम नंबर है हमारा, वो पहले तो चेक करो कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर कोई पॉजिटिव है तब चेक करना है कि वो इवन है या ऑड है, और अगर नेगेटिव है तब चेक करना है हमें इवन है या ऑड है। तो ये था नेस्टेड इफ एल्स का एक सिंपल एग्जांपल। आई होप आपको नेस्टेड इफ तक जितनी भी कंडीशनल स्टेटमेंट्स हमने अभी देखी वो सारी आपको समझ में आई होगी। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जिसमें है हमारा स्विच केस। स्विच केस भी इफ एल्स की कंडीशन जैसा ही है, बस इसमें हम इफ एल्स में हम कंडीशंस डिफाइन कर देते हैं, जबकि स्विच केस में हम अलग अलग कंडीशंस एक साथ हम कई सारी कंडीशंस को लिख सकते हैं, या अगर हमारी कंडीशंस रीच हो जाती है तब हम उसे ब्रेक करके अपने कोड से बाहर आ सकते हैं, जबकि इफ एल्स में ये करना कभी कभी पॉसिबल नहीं होता है। तो इफ स्विच केसेस का सिंटैक्स देखेंगे तो ज़्यादा आपको समझ पड़ेगा और एग्जांपल से आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। तब पहले उसके जाने से आगे जाने से पहले हम पहले ये पढ़ लेते हैं, ए क्लीनर ऑल्टरनेटिव टू द एल्स इफ लेडर। अब एल्स इफ जो हमने सीखा वो कोड लिखते टाइम ज़्यादा बल्की हो जाता है। एक ही कंडीशंस के अंदर अलग अलग कंडीशंस, और मेन कंडीशंस जो हम लगा रहे हैं उसमें भी दो कंडीशन से ज़्यादा होने पर कोड ज़्यादा बल्की हो जाता है। इसीलिए हम डायरेक्ट ऐसी सिचुएशन में जहाँ हमें बहुत सारी कंडीशंस लगानी हो, वहाँ हम स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। जैसे कि वर्क विथ इंटीजर, इधर लिखा है व्हेन कंपेयरिंग ए सिंगल वेरिएबल अगेंस्ट डिस्क्रीट कांस्टेंट वैल्यूज, वर्क्स विद इंटीजर और कैरेक्टर दोनों के साथ, फास्ट एग्जीक्यूशन, जंप यूजेस जंप टेबल, अगर एक नहीं होगा तो दूसरे पे जंप कर जाएगा, ऐसे हर एक कंडीशंस को चेक करता जाएगा। हाईली रीडेबल फॉर मेन्यू ड्रिवन एप्स। ये मेन्यू ड्रिवन एप्स क्या होते हैं वो हम आगे वाले आगे के टॉपिक्स में पढ़ेंगे, क्योंकि मेन्यू ड्राइव अभी आपका इस पूरी सीरीज में तो नहीं यूज होगा, पर मैं थोड़ा ब्रीफ एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर हम कोई कोड लिख रहे हैं, जैसे कि हमने कोई कोड लिखा, हमने अपने कोड में लिख दिया कि जब हम 1 टाइप करें तो ये सारी ऑपरेशंस यूज होने चाहिए। अगर मैं 1 टाइप करूँ तो एडिशंस होने चाहिए सारे नंबर्स के, 2 टाइप करूँ तब सब्ट्रैक्शन होनी चाहिए, 3 टाइप करूँ तब डिविजन्स मल्टीप्लिकेशन कुछ अलग 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 ऑपरेशन। ऐसे हम एक एक नंबर पे अलग अलग फंक्शंस को डिफाइन कर दे रहे हैं, तो उसे हम मेन्यू ड्रिवन एप्स बोलेंगे या मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम्स बोलेंगे। तो इसका सिंपल सिंटैक्स कैसा है कि स्विच एक्सप्रेशन, इधर हम एक्सप्रेशन लिखेंगे जो कंडीशन या फिर हमें जो चेक करनी है, केस वैल्यू 1। इसका सिंटैक्स है कर्ली ब्रैकेट में पहला केस, केस 1 स्टेटमेंट, स्टेटमेंट के बारे में लिखा, ब्रेक किया। फिर केस 2, केस टू वैल्यू 2 यानी केस 2 कॉलन, हमें जो केस 2 में चाहिए, हमें जो काम केस 2 में करवाना है वो हम इधर लिखेंगे स्टेटमेंट में और ब्रेक करेंगे। ऐसे हम कितने भी केसेस बना सकते हैं, और लास्ट में हमें लिखना रहता है डिफ़ॉल्ट। अगर ऊपर के किसी भी केस से मैच नहीं हो रहा है तब डिफ़ॉल्ट वाली वैल्यू जो होगी वो प्रिंट होगी, कि मैंने जैसे मेन्यू ड्रिवन में टाइप किया कि 7 नंबर, पर 7 नंबर मेन्यू ड्राइव में है ही नहीं, तो वो डिफ़ॉल्ट में आ जाएगा कि 7 इज़ नॉट ए वैलिड इनपुट, ऐसे करके
डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रिंट कर देगी। सिंटैक्स का एग्ज़ाम्पल देखने से पहले हमें ब्रेक और डिफ़ॉल्ट के बारे में थोड़ा समझना पड़ेगा। ब्रेक क्या करता है कि कोई भी लूप या कोई भी स्विच ब्लॉक चल रहा हो, तब वो उससे अगर उसके ऊपर की कंडीशन ट्रू हो गई और जहाँ पे हमने ब्रेक लिखा है, तो उसके बाद भले कोई भी कंडीशन हो, भले वो कंडीशन ट्रू हो या फ़ॉल्स हो, कोड वहाँ पे एग्ज़िट कर देगा और वो डायरेक्ट आउटर लूप्स में चला जाएगा आउटर लूप में चला जाएगा या फिर कोड को पूरी तरीके से अ, एग्ज़िट कर जाएगा और उसके ऊपर जो भी ब्रेक कमांड लिखने से पहले जो भी हमने प्रिंट वैल्यू या जो भी कंडीशंस अप्लाई की होगी उसी को वो चेक करेगा। जबकि डिफ़ॉल्ट में क्या ऐसा होता है कि डिफ़ॉल्ट है एक सेफ्टी प्रिकॉशंस लेते हैं कि अगर हमने कुछ कंडीशंस कुछ केसेस अपने प्रोग्राम में रखे हैं कि अ, जैसे कि कंट्रोल प्लस सी ये जब हम टाइप करते तो हमारा जो सिलेक्टेड मॉनिटर पे जो भी सिलेक्टेड टेक्स्ट है वो कॉपी हो जाता है। ये जैसे मेनू ड्राइव है कंट्रोल वी का यूज़ कर रहे हैं तब वो पेस्ट हो जा रहा है। तो ऐसे ही हम कोई भी रैंडम नहीं यूज़ कर सकते। सारी कमांड्स की पहले से वैल्यू डिफाइन की होती है। अगर हमें कॉपी करना हो तो यही यही कीज़ यूज़ करनी है। अगर पेस्ट करना हो, कट करना हो, कुछ भी करना हो, तो उसकी कीज़ पहले से फिक्स की गई है। पर अगर हम जैसे कि कंट्रोल प्लस क्यू कुछ कोई उसकी कोई रोल नहीं डिफाइन किया है। ऐसे टाइम पे हमारा डिफ़ॉल्ट काम आएगा कि ऊपर की एक भी कंडीशंस के साथ वो मैच नहीं हो रहा है, तो वो डिस्प्ले करेगा कि योर इनपुट है जो तुमने इनपुट किया है वो रॉन्ग है या इनवैलिड इनपुट हमने एंटर किया है। ये सिंपल है लीप ईयर का। हुँ, इसके पहले हम पहले एक स्विच केस का एक एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं कि स्विच केस हमारे प्रोग्राम में कैसे यूज़ किया जाता है। तो वीएस कोड हमारा हुँ, इसको डिलीट करेंगे। तो हम कोड लिखेंगे इंटीजर डे डे इक्वल टू 5। हमने डे को 5 लिया है। हम स्विच केस लगाएँगे कि स्विच डे हमें चेक क्या करना है? डे चेक करना है। तो हम इधर एक्सप्रेशन लिखेंगे डे। फिर हम अपना कोड लिखना चालू करेंगे केस 1 केस केस 1 अगर केस 1 मतलब डे जो है 1 होगा तब प्रिंट करें मंडे। अगर केस 1 में डे 1 होगा डे इक्वल टू 1 होगा तब प्रिंट करें मंडे। केस 2 होगा तो प्रिंट करें ट्यूसडे। केस 3 होगा तो तब प्रिंट करें वेडनेसडे। अगर केस 1 पे ही अगर आंसर आउटपुट आ जाता है तो ये ब्रेक स्टेटमेंट जो है वो कोड को आगे नहीं बढ़ने देगा और डायरेक्ट सिर्फ प्रिंट कर देगा कि मंडे है। ऐसे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे और और केस 7 है संडे। लास्ट में हम लिखेंगे डिफ़ॉल्ट वैल्यू डिफ़ॉल्ट वैल्यू में डालेंगे हम प्रिंट इनवैलिड डे। अगर ऊपर 1 से 7 के बीच में कोई भी इनपुट हमारा मैच नहीं करेगा तब हम रखेंगे प्रिंट इनवैलिड डे। जैसे कि यहाँ ये भी 5 है तो 5 अगर हम रन करें तो इधर आ रहा है फ्राइडे क्योंकि केस 5 जो 5 नंबर पे हमने क्या रखा है फ्राइडे। अगर इधर हम चेंज करें 3 तो 3 को रन करें अगर रन कोड करके तो 1 सेकेंड सेव नहीं किया है। 3 को रन करें तो आना चाहिए वेडनेसडे जैसे कि इधर आया वेडनेसडे। तो 3 पे क्यों? क्योंकि वेडनेसडे जो है वो 3 पे है। अगर हम इधर लिख दे रहे हैं 8 हमारे कोई भी कमांड में है ही नहीं।
कोई भी के 8 नंबर का केस कोई है ही नहीं हमारे पास। देखते हैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो हमारी प्रिंट करती है कि नहीं करती है। देखो इधर आ गया ना इनवैलिड डे, इनवैलिड डे। हाँ, इनवैलिड डे आ गया क्योंकि ये हमने क्या डे की जगह पे 8 रखा है, जबकि 8 की कोई केस है ही नहीं। इसलिए तब क्या काम करेगा, डिफ़ॉल्ट वैल्यू काम करेगी। तो ये था हमारा स्विच केस। फिर नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं हम। हाँ, तो अभी तक हमने जो भी सीखा उसको देखते हुए एक छोटा-सा होमवर्क है आप लोग के लिए। आपको क्या करना है कि आपको कोई भी ईयर डिफाइन करना है पहले, और उसे वो लीप ईयर है या नहीं उसको चेक करना है, जिसका एल्गोरिदम पहले से मैंने लिखा है कि चेक वेदर ए ईयर इज लीप ईयर। स्टार्ट किया हमने पहले वेरिएबल डिफाइन किया इंटीजर ईयर इक्वल टू कोई भी ईयर। फिर इफ स्टेटमेंट लगाएंगे कि अगर ईयर डिविजिबल है 400 से तो प्रिंट करना है लीप ईयर। एल्स इफ है तो वाई एल्स इफ में क्या लगाएंगे, अगर 100 से डिविजिबल है तो नॉट है लीप ईयर। फिर एल्स इफ लगाएंगे कि ईयर इज डिविजिबल बाय 4, अगर 4 से भी डिविजिबल है तब लीप ईयर होगा। मतलब आपको ये सिंपल ना इसे रन करना है, इसका लॉजिक नहीं देखना है कि 400 से डिवाइड करें तो लीप ईयर आता है कि नहीं आता है। आपको सिर्फ चेक करना है कि आपने जो कोड लिखा है उसके हिसाब से आपका आपने जो भी इनपुट लिखा है उसके हिसाब से आपका कोड सही रन कर रहा है या नहीं रन कर रहा है। तो ये छोटा सा होमवर्क है आपके लिए। फिर नेक्स्ट है रियल लाइफ डिसीजन मेकिंग। ये हमने जो अभी कंडीशन स्टेटमेंट जो सीखे वो कहाँ-कहाँ यूज़ होते हैं, जैसे कि एटीएम विथड्रॉवल। अगर बैलेंस अमाउंट इफ बैलेंस इज स्मॉल ग्रेटर और इक्वल टू अमाउंट तो डिस्पेंस कैश। अगर आपका जो भी बैंक अकाउंट है उसमें बैलेंस दिखता होगा, अगर वो हमें कुछ अमाउंट निकालना है, हमें कुछ अमाउंट फिक्स रहे जो हमारा पहले से बैंक में, हमें कुछ कैश निकालना है या कैश को अपने एटीएम से निकालना है, तब हम पिन डालेंगे। पर वो चेक करेगा कि अगर आपके जो अकाउंट है उसमें अगर उससे उतना या उससे ज़्यादा बैलेंस होगा तभी वो अम, कैश निकलेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो एरर आएगा। वो आपको मैसेज बीप करेगा कि योर अकाउंट हैज़ इनसफिशिएंट बैलेंस ऐसे। फिर स्विच केसेस का यूज़ कहाँ होता है, स्विच कलर। कोई भी कलर हो, जैसे ट्रैफिक लाइट में अगर रेड होगा तो स्टॉप करना है, ग्रीन होगा तो गो और येलो होगा तो स्लो। तो आपको ये इसका भी एक और होमवर्क है कि आपको ट्रैफिक सिग्नल जो है इसका भी स्विच केस से बनाना है अपना कोड। और डिस्क्रिप्शन में दी गई टेलीग्राम की लिंक पे आपको अपना कोड पेस्ट करना है रन करने के बाद, सबमिट करना है। फिर नेक्स्ट है ई कॉमर्स वेबसाइट। जैसे कि हम कोई भी अमेजोन फ्लिपकार्ट यूज़ कर रहे हैं, हमें हमारे पास कूपन कार्ड होगा, कूपन तो उसका हम कूपन आईडी डालते हैं। अगर वो कूपन आईडी वैलिड होगी अगर उनके डाटाबेस से तो अप्लाई कूपन हो जाएगा, एल्स फुल प्राइस आपको पे करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट है कॉमन मिस्टेक। हमने जो भी अभी तक कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ी उसमें कॉमन मिस्टेक हम क्या यूज़ करते हैं कि कंफ्यूजिंग इक्वल टू विथ डबल इक्वल टू। डबल इक्वल टू मैंने पहले बताया था कि डबल इक्वल टू ज़्यादातर तब यूज़ किया जाता है जब हमें डाटा टाइप और वैल्यू दोनों चेक करनी होती है। और इक्वल टू असाइन असाइन करने के टाइम पे यूज़ करते हैं, जैसे कि हमें वेरिएबल है हमारा उसको कोई वैल्यू असाइन करनी हो तब हम सिंगल इक्वल टू यूज़ करते हैं। यूजिंग असाइनमेंट इंस्टेड ऑफ कंपैरिजन एक्स इक्वल टू 5। अगर एक्स इक्वल टू 5 है मतलब एक्स जो वेरिएबल है उसके अंदर 5 वैल्यू स्टोर है, जबकि अगर एक्स डबल इक्वल टू 5 लिखेंगे तो एक्स का जो डाटा टाइप है अगर वो इंटीजर होगा
तभी 5 को स्टोर करेगा, वरना वो नहीं स्टोर करेगा। ये ज़्यादातर कंपैरिज़न के टाइम काम आता है। फिर डैंगलिंग एज एम्बिग्यूटी इन नेस्टेड इफ विदाउट कर्ली ब्रैकेट्स। जैसे कि हम अभी बिगिनर है, तो जब भी हम इफ स्टेटमेंट के बाद कंडीशन लिख रहे हैं, तो आपको कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ही अपने बाकी कोड्स लिखने हैं। इफ लिखा, प्रिंट इफ के अंदर कंडीशन है कि ए अगर बी से बड़ा है, तो प्रिंट ए इज ग्रेटर देन बी, वो कर्ली ब्रैकेट में आना चाहिए। फिर अगर हम एल्स यूज कर रहे हैं, तो एल्स की भी जो हम प्रिंट करने वाले हैं या फिर बाकी के कोड है, उसको कर्ली ब्रैकेट्स में लिखे, ताकि हमें पता चले कि कौन से पार्ट ऑफ द कोड किस बेसिस पे रन कर रहा है या किस लॉजिक से रन कर रहा है। फिर मिसिंग ब्रेक्स कॉजिंग अनइंटेंडेड फॉल थ्रू इन ए स्विच केस। अगर आप ब्रेक केस नहीं लगाते हैं, तो वो सारी कंडीशंस को चेक करेगा। भले वो कंडीशन ट्रू होगी, फिर भी वो आगे चला जाएगा, वो फिर लूप में चलता रहेगा वापस। इसीलिए हमें ब्रेक कंडीशंस मिस नहीं करने हैं जब भी हम स्विच केस यूज कर रहे हैं, हर एक केस के आफ्टर। और एक कॉमन मिस्टेक है कि सेमीकोलन आफ्टर इफ, राइटिंग इफ कंडीशन सेमीकोलन विच क्रिएट एन एम्प्टी बॉडी। अगर हम इफ कंडीशन लिखने के बाद सेमीकोलन लगा देते हैं, तो यहाँ पे जो हमारा कंपाइलर है वो सोचता है कि हमारा प्रोग्राम जो है वो खत्म हो गया है, तो वो आगे बढ़ेगा ही नहीं। ये सेमीकोलन हम वहीं लगाते हैं जहाँ पे हमें, जैसे कि हम इंग्लिश में फुल स्टॉप लगाते हैं कोई सेंटेंस खत्म हो जाने के बाद, कोई पैराग्राफ खत्म होने के बाद हम फुल स्टॉप लगाते हैं, ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हम सेमीकोलन का यूज़ करते हैं। अगर हम सेमीकोलन का यूज़ करेंगे, सेमीकोलन लगा देंगे, तो वो समझेगा कि ये कोड एंड हो गया यहाँ पे, और हम उससे आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कुछ एरर्स है या मिस्टेक्स है जो हमें अवॉइड करनी है। हम जब भी कोडिंग कर रहे हो, या ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंडीशनल स्टेटमेंट में, हम जब भी कोडिंग कर रहे हो तब हमें ये सारी एरर्स को ध्यान में रखना है। फिर बेस्ट प्रैक्टिस, अगर हमें अच्छा कोडर बनना है, तो उसके लिए कुछ टिप्स है कि हमेशा कर्ली ब्रैकेट यूज़ करो। जब भी हम छोटे से छोटा प्रोग्राम लिख रहे हैं, तब हमेशा कर्ली ब्रैकेट यूज़ करो। उससे क्या है कि हर एक सिंगल लाइन में हमें पता चलेगा कि कोड का प्रोग्राम का कितना पार्ट किस चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है। ऑलवेज यूज़ कर्ली ब्रैकेट इवन फॉर सिंगल लाइन, सिंगल लाइन के लिए भी हमेशा यूज़ करो, वो रीडेबिलिटी को बढ़ा देता है। फिर इंडेंटेशन consistent help in identify the scope of nested statement। इंडेंटेशन हमेशा कंसिस्टेंट रहना चाहिए, क्योंकि जब भी हम नेस्टेड स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं, तब वो इजीली हमें डिफाइन कर सके। विथ स्विच डिफ़ॉल्ट नेवर स्किप द डिफ़ॉल्ट केस। अब ऐसा नहीं है, जैसे कि और हमने डे वाला एग्जांपल देखा जिसमें 1 to 7 है। अब हमें तो मालूम है कि 1 से 7 तक ही होगा, बाई चांस ऐसा कोई यूज़र है जिसने 8 डाल दिया, तब भी कोड रन हो जाएगा। अगर डिफ़ॉल्ट केस हमने नहीं रखा होगा स्विच केस में, तो कोड तो रन हो जाएगा, पर जबकि कोड रन नहीं होना चाहिए। तो ऐसी कंडीशंस में हमें डिफ़ॉल्ट केस ऐसी कंडीशन को अवॉइड करने के लिए हमेशा डिफ़ॉल्ट केस को यूज़ करना है। हमें स्विच जब भी हम स्विच यूज़ कर रहे हैं। तो इस लेक्चर में यहाँ तक ही था। फिर हम इसके बाद हम सीखेंगे कि सी प्रोग्रामिंग में अलग-अलग कोड कैसे लिखते हैं। जैसे कि फॉर लूपिंग एंड कंट्रोल स्टेटमेंट, लूपिंग का कांस्टेंट कॉन्सेप्ट्स जैसे फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, अलग-अलग लूप में क्या डिफरेंस है, नेस्टेड लूप को कैसे कंट्रोल करना है, ब्रेक से, कंटिन्यू से, गो टू फंक्शन क्या क्या कैसे यूज़ किया जाता है, क्यों यूज़ किया जाता है कोड्स में, ऐसी सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब योर प्रोग्रामिंग चैनल स्टूडेंट एक्स। बाय।